नमस्कार, न्यूज़ नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में। आज हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जावेद अहमद मट्टू नाम के इस आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज ये कार्रवाई की। हिजबुल का कमांडर जावेद अहमद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है और उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंकवादी की गिरफ्तारी डीएनडी के पास हुई। वो कुछ ही दिन पहले दिल्ली आया था और निजामुद्दीन इलाके में उसका मूवमेंट देखा गया था। उसके पास से एक पिस्टल, एक मैगजीन और चोरी की एक कार बरामद हुई है। आतंकी जावेद मट्टू 5 ग्रेनेड हमले और 5 पुलिस वालों की हत्या के मामलों में शामिल था। ये हिजबुल के 7 वांटेड टेररिस्ट जो हैं उसमें ये मॉड्यूल जो था उसका सरगना था और साथ ही साथ A++ कैटेगरी का आतंकवादी बताया जाता है। जावेद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन से था और स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता रहा है, जिसके चलते मद्देनज़र काफ़ी लंबे टाइम से एक ऑपरेशन चल रहा था। इसकी इन्फॉर्मेशन डेवलप करी गई और आज इसको डीएनडी फ्लाईओवर निज़ामुद्दीन एरिया के पास से अरेस्ट किया गया। इसके पोजेशन से पिस्टल मिला और मैगजीन मिला और इसने जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन है उसमें तमाम इसकी जो वारदातें थी 2010, 11, 12 की मेनली उनके बारे में बताया। उसमें मल्टीपल ग्रेनेड अटैक्स हैं, मल्टीपल फायरिंग ऑन पुलिस पर्सनल है, तो उन चीज़ों का इसने डिस्क्लोज किया। जावेद अहमद मट्टू ये वो शख्स है जिसकी तलाश सुरक्षा एजेंसियां पिछले 13 सालों से कर रही थीं, लेकिन उसे आखिरकार दिल्ली के डीएनडी इलाके से सेंट्रल एजेंसीज और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मिलकर पकड़ा। उसके पास से एक पिस्टल, कुछ कारतूस और एक सेंट्रो कार बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक जावेद अहमद मट्टू हिजबुल मुजाहिदीन का कुख्यात आतंकी है, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। वो जम्मू कश्मीर में बहुत सारी आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। उसने 5 पुलिसकर्मियों की हत्याएं करवाई हैं। इसके साथ ही वो 5 बार ग्रेनेड से हमला कर चुका है और उसकी लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तलाश कर रही थीं। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में वो एक शख्स से हथियार लेने के लिए आया था और ये काम वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक हैंडलर के कहने पर कर रहा था। 2012 में मट्टू को एक मुठभेड़ में गोली लग गई थी और ये गोली उसके पैर में लगी थी। इसके बाद उसका इलाज हुआ और वो नेपाल चला गया था। उसके बाद वो दोबारा से भारत आया और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। उसके जो साथी हैं, करीब 6 साथी हैं, जिसमें कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ POK के हैं, जो लगातार उसके साथ मिलकर उसके कहने पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है कि जावेद अहमद मट्टू, जो कि जम्मू कश्मीर में A++ कैटेगरी का अकेला डेजिग्नेटेड आतंकवादी था, उसको गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकी 11 बड़ी घटनाओं में शामिल रहा है, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों की हत्या है, दर्जनों पुलिस वाले उसके हमलों में घायल हुए हैं और 5 बार ये ग्रेनेड से भी हमला कर चुका है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर आज राज्य जो अपनी सरकार है और केंद्र सरकार जो है उसके ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर जमकर हमला किया। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो समन आया था उसको गैरकानूनी बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद जांच कराना नहीं, पूछताछ के बहाने गिरफ्तार करना है ताकि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जा सके। केजरीवाल ने कहा कि 2 साल से कोई भी सबूत, इतनी सारी एजेंसीज छापे मार चुकी हैं, जांच कर रही हैं, अभी तक पेश नहीं हुआ है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन अब तक 1 पैसे का हेरफेर नहीं मिला है। अगर भ्रष्टाचार हुआ हो तो इतने करोड़ रुपए आखिर कहां गए? बुधवार रात अचानक केजरीवाल सरकार के मंत्रियों और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि गुरुवार को ईडी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर रेड कर सकती है और उनको गिरफ्तार कर सकती है। पिछले रात को पुख्ता सूत्रों के हवाले हमें पता चला था कि ईडी की रेड होने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। पिछले 24 घंटों से आप देखिए, समन्स जारी होने से पहले बीजेपी को पता चल जाता कि समन्स जारी होने वाला है। पिछले 24 घंटे से हर एक बीजेपी का नेता कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। मतलब साफ है कि अरेस्ट का वारंट अगर निकलेगा तो बीजेपी के दफ्तर से निकलेगा, ईडी बाद कार्यवाही करेगा। गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर जाने वाले दोनों रास्ते बंद कर दिए और मुख्यमंत्री निवास तक जाने पर रोक लगा दी। तो सवाल उठने लगे कि क्या आम आदमी पार्टी नेताओं का दावा सही होगा। हालांकि बाद में पुलिस ने बंदिश हटा ली। पूरे दिन ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच अरविंद केजरीवाल सामने आए और कहा कि उनके वकीलों ने बताया है कि ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, तो उसका पालन कैसे किया जाए। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है, ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी को आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगाने का मौका मिला कि उन्होंने दबाव बनाने के लिए खुद ही गिरफ्तारी की बात फैलानी शुरू कर दी। 3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के 3 समन नकारने के बाद भले ही गुरुवार को ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी आशंका आप नेताओं ने व्यक्त की थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ईडी केजरीवाल के जवाब का परीक्षण कर रही है। इसके बाद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ईडी के पास अदालत जाकर गैर जमानती वारंट जारी करवाने का विकल्प भी खुला है। कानूनी प्रक्रिया में कहीं ऐसा है कि कितने समन अवॉइड करने के बाद ईडी कोर्ट जा सकती है, या कोई ऐसा लिमिट है क्या? ये डिपेंड करता है ईडी के ऊपर। ऐसा कुछ कानूनी प्रक्रिया तो है नहीं, बट ये डिपेंड करता है कि एक करने के बावजूद भी उनका सीरियसनेस कितना है, केस की सीरियसनेस कैसे। ऐसा है कि ईडी के केस अभी पूरा जो एक्साइज पॉलिसी के ऊपर जो चल रहा है, ये स्कैम चल रहा है, तो ईडी ने पूरा इसको छानबीन कर रहा है। ऐसा नहीं कि ईडी सिर्फ इन्हीं के पीछे लगा हुआ है, बाकी केसेस भी उसके हो रहा है सबके तरफ। तो ईडी इनको करने का, इनके पक्ष सुनने का ये जो मौका है उनको दिया जा रहा है, तो इसीलिए उन्होंने को खुद प्रेजेंट होना चाहिए और बताना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बाकी जो करेंगे वो ईडी के पावर है, ईडी के पास पावर है कि कोर्ट पे जाए और उनको बोले कि ये सम्मन इशू कराइए, इनके खिलाफ वारंट इशू कराइए, क्योंकि हम हमारे कहने पे ये आ नहीं रहे। तो कुल मिलाकर केजरीवाल पर ईडी का संकट लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बयानों में केवल एक ही अंतर है। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार होने वाले हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल देर सवेर कभी भी इस मामले में गिरफ्तार तो होंगे ही। अब जब दोनों ही पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार इस मामले में होंगे ही, तो फिर आम आदमी पार्टी को इस बात का डर क्यों ना हो कि उसके सर्वोच्च नेता कभी भी दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। शराब घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार को आज एक और झटका लगा। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े एक मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक में होने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट में घोटाले का आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट हुए हैं और एक दिन में 500 मरीज कैसे देखे गए हैं। इसके बाद अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले को सीबीआई की जांच के लिए भेजा है। अब तो जांच भी आंच के घेरे में आ रही है, अर्थात ये जो तथाकथित मोहल्ला क्लिनिक थी, इसके अंदर इन्होंने
जांच की व्यवस्था की थी, यानी पैथोलॉजिकल टेस्टिंग की। अब जो विजिलेंस की रिपोर्ट्स आई हैं और जो विभागीय फाइंडिंग्स हैं, उसके आधार के ऊपर वो जांचें भी अब पूरी तरीके से आंच के घेरे में आ गई हैं कि एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए हैं। अधिकतम संख्या 533 है, जबकि जो औपचारिक समय है मोहल्ला क्लिनिक का वो सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है। अब आप इमेजिन करिए कि 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे में कितने मिनट हुए? 240। और अगर 240 मिनट में किसी ने 533 पेशेंट देख लिए, इसका मतलब आधे मिनट में एक पेशेंट देख लिया, जिसमें एक पेशेंट का आना जाना, डॉक्टर का उसकी बात सुनना, असेसमेंट करना, जांच का पर्चा लिखना। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब त्योहारों के दिनों में बड़ी भीड़ होती है ना, तो आप जाते तो मंदिर में बड़ी भीड़ होती है, इतने सेकंड्स में तो व्यक्ति उस धक्का मुक्की में दर्शन भी नहीं कर पाता है जितने में आपके डॉक्टर ने उसके दर्शन करके रोग को समझकर रोग का निदान समाधान सब लिख दिया। अभी डीजीएचएस किसने लगाई है? हमने तो नहीं लगाई। ये हेल्थ सेक्रेटरी किसने लगाए हैं? हमने तो नहीं लगाए। कौन इन्हें ढूंढ के लाया है? ये आप सब जानते हैं। उन्हीं के ढूंढे हुए लोग गड़बड़ी कर रहे हैं और वो ही उसकी जांच करा रहे हैं। तो आप तो अपनी ही जांच करा रहे हो, हमारी कोई ना करा रहे हो। आपके द्वारा लगाए हुए लोगों की जांच आप ही करा रहे हो। भाई जो भी दावा हो, कौन कर रहा है? मंत्री वहां पे घोस्ट बना के घूम रहा है, अफसर ही कर रहे हैं ना। कौन है अफसर? इन्होंने ही लगाए हुए हैं। हमने तो शिकायत कर रखी है। ये उन पे कार्रवाई नहीं करना चाह रहे, ये उनको बचा के बैठे हैं, आज भी बचा रहे हैं। हमने सिफारिश लिखित में कर रखी है, हमने सिफारिश सुप्रीम कोर्ट तक में कर रखी है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? वहीं दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि राहुल गांधी की यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगा। इस यात्रा का फोकस आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। यह यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी और इस दौरान कांग्रेस के शासित राज्यों के सभी जो मुख्यमंत्री हैं 3 राज्यों के, वो वहां पर शामिल होंगे। राहुल गांधी की 6,700 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। इस दौरान 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटों से होकर यह यात्रा गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस डोनेट फॉर न्याय के नाम से एक नया अभियान भी शुरू कर रही है। अक्सर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। यह आर्टिकल चीन के फुनान यूनिवर्सिटी के जो लोंग जियाडोंग ने लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है ऐसी बात कही है। चीन के सरकारी मीडिया ने यह कहा है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें तारीफ की गई है। भारत की घरेलू और विदेशी नीति को 4 साल में बिल्कुल बदल गई है। भारत में आर्थिक विकास, सामाजिक शासन की काफी अच्छी नतीजे हासिल किए हैं। भारत की रणनीति सपनों से आगे हकीकत की ओर बढ़ रही है। वैश्विक कारोबार, अर्थव्यवस्था समेत कई मामलों में तेजी से कदम बढ़ा रहा है भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इन सभी क्षेत्रों में बेहतर नजरिया अपनाया है। भारत अब रणनीतिक तौर पर ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भारत नैरेटिव को मजबूती से साथ आगे बढ़ा रहा है। भारत बहुत तेजी से बहुध्रुवीय दुनिया में एक ध्रुव बनने की ओर अग्रसर है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इतिहास में इतना तेज परिवर्तन शायद ही कभी देखा गया हो। चलिए आगे बात करते हैं गुरुग्राम से, जो एक सनसनीखेज घटना हुई थी। एक मॉडल दिव्या पहूजा की मर्डर केस में अब पुलिस ने उस BMW कार को बरामद कर लिया गया है, जिसमें कहा गया था कि इस महिला का जो शव है वो लेकर जाया गया था। ये कार पंजाब के पटियाला से मिली है। आज पुलिस ने हत्या के आरोप में 3
लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें होटल का मालिक अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश शामिल है। मॉडल दिव्या पहूजा की हत्या 2 जनवरी को गोली मारकर कर दी गई थी। जिस होटल में हत्या हुई वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिव्या पहूजा चेक इन करती दिखाई पड़ रही हैं। 27 साल की मॉडल दिव्या पहूजा गैंगस्टर संदीप अदोली की हत्या के मामले में 7 साल की जेल भी काट चुकी है। ये 2 तारीख की शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि किसी लड़की की लाश होटल सिटी पॉइंट जो कि बस स्टैंड के पास है वहाँ है। इसी सूचना पे पुलिस वहाँ पहुँची। जब वहाँ पे होटल के तलाशी ली गई और जो कैमरे देखे गए, उससे पता लगा कि एक लड़की की लाश को वहाँ से डिस्प्लेस किया गया 3 लोगों द्वारा और उसको फिर BMW गाड़ी में डाला गया। और जो बेसिकली होटल का मालिक है मिस्टर अभिजीत और उसके 2 जो कर्मचारी है, साथी कर्मचारी जो रेस्टोरेंट में काम करते थे, हेमराज और ओम प्रकाश, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नूह हिंसा में आरोपी मोनू मानेसर को गुरुग्राम की कोर्ट ने जमानत दे दी है। मोनू मानेसर पर पटौदी में हत्या के प्रयास का एक केस दर्ज हुआ है। मोनू मानेसर फिलहाल गुरुग्राम के मंडौली जेल से माफ कीजिएगा भौंडसी जेल से में बंद है। हालांकि नासिर जुनैद हत्याकांड में आरोपी होने के चलते उसे अब राजस्थान की जेल भेजा जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने आज राम मंदिर के सिंह द्वार की तस्वीरें जारी की। सिंह द्वार से ही आम लोग रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह भी बताया कि राम मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर के 3 तल होंगे। मुख्य गर्भगृह में रामलला विराजमान और प्रथम तल पर राम दरबार होगा।